Hello everyone, welcome back to JK Exemplified. So, guys, this would be the fourth lecture of our series जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के 550 क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके थ्रू मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे इकोनॉमिक्स के और जेकेएस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ टुडेज क्वेश्चन. सो कल हमने क्वेश्चन किए थे रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट्स एक्सेट्रा और आज हम सिक्योरिटीज और बैंकिंग सेक्टर के बारे में क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई हैज अलाउड रिटेल इन्वेस्टर्स टू डायरेक्टली एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. ये स्टेटमेंट है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सी इसमें दो तीन चीजें हैं. पहले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जो है जिसको जीसेक भी कहा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट है. सिक्योरिटीज जो हैं, सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि एक ऐसा स्लिप या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपको प्रॉमिस करता है. अगर आप गवर्नमेंट से सिक्योरिटी खरीद रहे हैं फॉर सम वैल्यू, सो वो प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के साथ में पर्टिकुलर वैल्यू का रिटर्न्स मिलेंगे. ठीक है. और एक और खासियत होती है कि ये ट्रेडेबल होते हैं. ठीक है. सो ये सिक्योरिटीज की बेसिक डेफिनेशन होगी. अब सिक्योरिटीज जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. इक्विटी हो सकती है जहां पे आप कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं. आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा. ये आपकी कंपनी की भागीदारी बन रही है. आप सपोज 1% शेयर अगर कंपनी के खरीदते हैं तो कंपनी से जो भी प्रॉफिट आता है या शेयर्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा जितने आपके पास शेयर्स हैं. और दूसरा होता है डेट इंस्ट्रूमेंट. डेट में ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, जैसे कि बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट में एफडी वगैरह के साथ होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जहां पे आपको एक पर्टिकुलर जो प्री गारंटीड इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा ही मिलेगा. ये जो इंटरेस्ट रेट होगा, दिस इज जनरली जो यहाँ से इनकम आती है दैट इज लेस देन इक्विटी. क्यों? क्योंकि इक्विटी में आप भागीदारी ले रहे हैं, सो प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस भी होंगे. यहाँ पे ओनली प्रॉफिट एग्जिस्ट, लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है. और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, अब सी गवर्नमेंट को सिक्योरिटी लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ती है? गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज देने की जरूरत इसलिए पड़ती है, दे हैव टू मेंटेन देयर फिस्कल डेफिसिट. गवर्नमेंट का डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए. और ज्यादातर ये होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कम होता है उसके खर्चे से. रेवेन्यू जो है दैट इज लेसर देन द एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो टू टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू, पैसा इंक्रीज करने के लिए जो उनके पास खर्चने के लिए पैसा है, दे ऑल्सो फॉर्म सिक्योरिटीज. और वो सिक्योरिटी ये मार्केट में लाते हैं जिसको खरीद के गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है और लोगों को एक गारंटी जाती है कि दे विल गेट रिटर्न्स इन द फ्यूचर. और वो गारंटी जो होती है दैट इज नोन एज जीसेक. ओके. सो ये था अबाउट सिक्योरिटी. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है. So question is mostly about current affairs and it says the RBI has allowed retail investors to directly access government securities market. Consider the following statement. See ये facts हैं तो जो अगर सही है तो सही है, समझाने वाला कुछ ज्यादा नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पे एक टर्म है कि रिटेल इन्वेस्टर्स. रिटेल इन्वेस्टर्स वो हो गए जो इंडिविजुअल्स हैं, आप और मेरे जैसे लोग. दूसरा होता है कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, जो बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो इन्वेस्ट करते हैं, दे आर नोन एज कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स. और पहले ये होता था कि सिर्फ कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स को अलाउ किया जाता था. ओके. अब रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ किया जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. प्राइमरी मार्केट वो होगा जहां पे पहली बार, जहां पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है किसी भी एक शेयर की. यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई नया शेयर निकाल रही है तो पहली बार जब वो शेयर मार्केट में आएगा दैट वुड बी सोल्ड इन प्राइमरी मार्केट ओनली. और उसके बाद जब शेयर ट्रेड होगा, फॉर एग्जांपल मैंने शेयर खरीदा और कल मुझे उससे रिटर्न चाहिए और मुझे बेचना है, दैट इज डन इन सेकेंडरी मार्केट. ओके. सो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का मतलब ये है. नाउ लेट्स सी. The second statement is individuals participate in the non-competitive auctioning process in primary market. Non-competitive auctioning का मतलब ये है कि आप बोली नहीं लगाते हैं.
ठीक है, जो प्राइस सेट किया गवर्नमेंट ने उसी पे खरीदना आपके, ऊपर नीचे नहीं जाते. ओके, सो दिस इज करेक्ट. थर्ड इज इट विल हेल्प रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर गवर्नमेंट. सो सी, ये अगेन कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स अलाउ कर दिए तो उसके कारण जो नंबर ऑफ पीपल बाइंग द स्टॉक विल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल इंक्रीज. ठीक है, यानी कि इससे जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ओके, वो कम आएगा और इसके कारण कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी. ऑलराइट, सो आंसर वुड बी डी. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्टेटमेंट. अगेन G6 के बारे में ही है. G6 मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. These are issued through auctions conducted on eKuber, which is a core banking solution platform of RBI. This is correct. See, eKuber एक core banking solution platform है, वेबसाइट जैसा कुछ है. core banking solution का मतलब ये होता है कि this is basically a network between banks. ठीक है, आज आप क्या करते हैं कि आप सपोज यूएस में बैठ के अपने इंडिया में अकाउंट को एक्सेस, बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, या इंडिया में बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं. सिमिलरली इंडिया में बैठ के आप यूएस के अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. इंडिया में भी आप केरला में बैठ के जम्मू के अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज पॉसिबल थ्रू कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जहां पे सारे जितने भी बैंक्स हैं दे आर हेल्ड ओवर अ नेटवर्क, जहां पे इक्वल एक्सेस होती है या फिर सब बैंक्स एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, सो ई कुबेर एक वैसा प्लेटफॉर्म है और इसी के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में मैनेज की जाती है. ठीक है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ सेकेंडरी मार्केट फॉर G6. सी, ये याद रख लीजिए कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट यहाँ पे आप एज एन इंडिविजुअल जो अपने शेयर्स खरीदे हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं. सो अगेन बोथ सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. आई होप आपको ई कुबेर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, और NDSOM ऐसा कुछ आप निमोनिक बना के इसको याद कर लें. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. सी, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. सो स्टेट डेवलपमेंट, देखिए G6 जो हैं दे आर सिक्योरिटीज दैट आर issued by central government. So G6 are securities that are issued by government. ठीक है, और यूजुअली दीज आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. इनका जो टर्म होता है दैट इज शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. अब स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो हैं दे आर अ टाइप ऑफ G6 एंड दे आर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स. सी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर फिस्कल डेफिसिट हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी तो होता है. ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है कि इट कैन बी यूज्ड अंडर SLR बाय बैंक्स. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. SLR के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट यू शुड रिमेंबर कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज हमने देखा कि G6 जो है दे आर ट्रेडेबल. RBI manages the public debt of states. This is also correct. RBI का एक इंपॉर्टेंट काम है कि it will manage the public debt of states as well as central government. ये RBI एक्ट जो है ना 1934 का, उसी के अंदर ही RBI की पावर्स हैं. So answer would be D, all of the correct. Okay, now let's see next question. So next question is about cash management bill. See, cash management bill एक और इंस्ट्रूमेंट है which is issued by only central government. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करते इसको. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. और इसका पर्पस क्या है? बेसिकली पर्पस इसका है कि ये फिस्कल डेफिसिट को फंड नहीं करता. ओके, ये फंड करता है जो टेम्पररी मिसमैचेस हैं. अगर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि उनके पास लेट से 100 करोड़ आएगा, वो टेम्पररीली ड्यू टू सम रीजन उनके पास 90 करोड़ आ रहा है, बट उनको आगे 100 करोड़ दे रहा है, तो वो 10 करोड़ का डेफिसिट जो होगा वो कैश मैनेजमेंट बिल्स के थ्रू होगा. सो ये फिस्कल डेफिसिट को फंड करने के लिए नहीं है. फिस्कल डेफिसिट पूरे साल का जो डेफिसिट है उसके लिए है. ये टेम्पररी हो सकता है. एक तो ये लेस देन 90 डेज के लिए
इसकी मैच्योरिटी पीरियड होता है. सो जो छोटे टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए कोई डेफिसिट है, उसको अगर फंड करना है तो कैश मैनेजमेंट बिल्स आर यूज. ठीक है. एंड थर्ड इज करेक्ट, इट कैन बी यूज्ड फॉर टेम्पररी मिसमैचेस इन द कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट. सी क्वेश्चन के थ्रू ही पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. सो डी इज करेक्ट. दैट इज व्हाई आई से कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट फॉर ऑल ऑफ अस. ओके. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एसएलआर, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स मेंटेन करते हैं. सो एसएलआर वो अमाउंट है जो बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है. ठीक है. ऑफ टोटल डिपॉजिट्स. फॉर एग्जांपल, एक बैंक के पास में कस्टमर के ₹100 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं. ठीक है. तो इसमें से लेट्स से आरबीआई की पॉलिसी है कि 4%, यानी कि 4 करोड़ को बैंक को अपने पास रखना है एट एनी टाइम. ठीक है. और दिस शुड बी इन लिक्विड फॉर्म. अब लिक्विड फॉर्म का मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो जल्दी से जल्दी आप लिक्विफाई कर सकें और कस्टमर्स अगर पैसा मांगने आए तो इमीडिएटली दे सकें. ठीक है. सो इसका रखने का पर्पज ये होता है कि सपोज आपके पास आपने लोन्स दे रखे हैं काफी सारी बैंक में, तो इतने ज्यादा लोन आप ना दें ताकि जो कस्टमर्स जिनके डिपॉजिट्स हैं आपके पास, जिन्होंने अपना पैसा आपके पास रखा हुआ है, कल वो अगर पैसा मांगने आए तो आप उनको पैसा ना दे पाए. ठीक है. सो एक मिनिमम अमाउंट आपको रखना पड़ता है ताकि अगर काफी सारे कस्टमर्स आके अपना पैसा विड्रॉ करवाना चाहें तो आपके पास एक अमाउंट हो जिसके थ्रू आप कस्टमर्स के पैसे दे पाए और एक स्केयर इकोनॉमी ना फैले. इमेजिन कीजिए कि अगर कल आप अपने बैंक अकाउंट में जाते हैं और पैसा विड्रॉ करने के लिए मांगते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हमने सारा लोन में दे दिया है. सो आप डर जाएंगे, आप सोचेंगे कि जल्दी मैं अपना सारा पैसा निकलवा लूं. ठीक है. और दिस इज अ सिचुएशन जहां पे बैंक रन हो सकता है, यानी कि सब लोग डर के अपना पैसा बाहर निकालने चले जाएं और बैंक की वायबिलिटी, बैंक का स्टेबिलिटी ही खत्म हो जाए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट एसएलआर इज. एक और कॉन्सेप्ट होता है सीआरआर. ठीक है. कैश रिजर्व रेशियो. सो ये वो अमाउंट है जो बैंक्स को आरबीआई के साथ रखना पड़ता है. ठीक है. और अगेन इसका पर्पस यही है कि बैंक्स जो हैं वो एक मिनिमम अमाउंट ऐड हो जाए जो बैंक्स का सेफ्टी इंश्योर करे. ठीक है. कि बैंक इतने ज्यादा लोन्स ना दे दें कि कल उनको कोई मांगने आए तो वो पैसा ना दे पाए. इसीलिए सीआरआर और एसएलआर रखा जाता है. और एसएलआर जो है, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी. ठीक है. गोल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है जिसमें उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा. अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इमीडिएटली जाएंगे आरबीआई के पास तो आरबीआई आपको पैसा दे देगा. ठीक है. सो अब लेट्स सी द क्वेश्चन. इट सेज कि फर्स्ट एसएलआर इज मेंटेन्ड बाय आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. सो देखिए यहां पे इन्होंने एक ट्रिक कर दिया है. आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के मुताबिक सीआरआर मेंटेन किया जाता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग एसएलआर रखा जाता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. कैन बी मेंटेन्ड एज कैश बैलेंस विद आरबीआई, ये हमने देख लिया. एंड थर्ड इज कैश मैनेजमेंट बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ऑल आर कंसिडर्ड सिक्योरिटीज. सो ये तीन जो कॉन्सेप्ट हैं, तीन जो स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको फैक्ट्स बता रहे हैं रिगार्डिंग एसएलआर. एंड इसमें से सेकंड और थर्ड सही हैं. सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस. बट आपको एसएलआर के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए. यही है एसएलआर का कॉन्सेप्ट. ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेज एंड मींस एडवांसेस. देखिए आरबीआई का जो काम है ना, इट इज ऑल्सो बैंकर टू द गवर्नमेंट. ये बैंक्स को तो पैसे देता ही अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ये गवर्नमेंट को भी पैसे देता है. सो वेज एंड मींस एडवांसेस एक तरीका है जिससे आरबीआई लोन देता है टेम्परेरीली टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट इज अवेलेबल फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. लेट्स सी सेकंड स्टेटमेंट. गवर्नमेंट नीड्स टू पे इंटरेस्ट ऑन वेज एंड मींस एडवांसेस. देखिए आरबीआई गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है. सो आरबीआई को भी अपना प्रॉफिट इंश्योर करना पड़ता है
और गवर्नमेंट को अगर बगैर इंटरेस्ट के पैसा दे दिया तो वो तो हमेशा आरबीआई के पास चले जाएंगे। इसीलिए रिसेंटली देयर वाज कंट्रोवर्सी एज वेल कि आरबीआई कितना पैसा कब गवर्नमेंट को दे सकता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। इट इज द थर्ड स्टेटमेंट, इट इज टू मीट टेम्पररी मिसमैचेस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट। क्वाइट ऑब्वियस, टेम्पररी लोन जो होगा वो इसलिए होगा कि जितना गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है उतना जारी उतना उसका खर्चा उससे ज्यादा है, और टेम्पररीली कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। सो स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। वेज एंड मीड एडवांसेस के लिए ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज यूज्ड टू फंड गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट। सो सी, मैंने बोला कि ये शॉर्ट टर्म एक डिमांड के लिए, शॉर्ट टर्म मिसमैच के लिए सप्लाई और डिमांड में। लॉन्ग टर्म के लिए होता, यानी कि एक साल के लिए होता, तो वो फिस्कल डेफिसिट होता। बट लेस देन 90 डेज के पीरियड के लिए अगर है तो गवर्नमेंट के पास दो मैकेनिज्म होते हैं। एक हो गया कैश मैनेजमेंट बिल्स, जो हमने पहले भी देख लिया। सेकंड इज वेज एंड मींस एडवांसेस। सो फिस्कल डेफिसिट फंड करने के लिए वेज एंड मींस एडवांसेस का यूज नहीं होता। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बेसिकली फिस्कल डेफिसिट जो है that is part of planned expenditure, but ways and means advances are there to meet unplanned emergencies। जहां पे वही, अगर सपोज कहीं से गवर्नमेंट को पैसा आना है बट टेम्परेली आ नहीं रहा, तो उस टाइम के खर्चे के निकालने के लिए यू कैन बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। ओके, सेकंड इज इट इज ट्रेडेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है ना, दे आर नॉट बेस्ड ऑन बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज। इसके लिए सरकार कोई सिक्योरिटीज नहीं देती है। दिस इज टाइप ऑफ ए लोन फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। और अगर सिक्योरिटी कोई दे नहीं रही सो वो ट्रेडेबल नहीं होगा। जबकि कैश मैनेजमेंट बिल के केस में सिक्योरिटीज जो हैं दे आर ट्रेडेड। सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन गवर्नमेंट जनरेट करती है। सो इस केस में डी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो आपको यहाँ पे 4-5 फैक्ट्स मिल गए रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस इन दो क्वेश्चन से। अब इसके बाहर का क्वेश्चन आना बहुत ही मुश्किल है। दैट इज वाई ऐसे कि ये अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इकोनॉमी में स्कोर करना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है तो उसका बॉन्ड प्राइस का पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो बॉन्ड जो है ना, इट्स बेसिकली ए डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि आप सरकार को या किसी एक पार्टी को पैसे देते हैं और आपको लिखित में मिलता है कि आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा इतने टाइम के बाद में, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि आपने 100 रुपए लोन दिया और आपको 5% का इंटरेस्ट किया कि अगले साल आपको 105 रुपए मिलेंगे। बट इसी टाइम में इन्फ्लेशन जो है वो 7% से ग्रो कर गई। सो ओवरऑल आपको लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि जो 100 रुपए की वैल्यू आपको 105 रुपए मिल रहे हैं, बट इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो 107 रुपए की वैल्यू होना चाहिए। अब जो चीज आपको खरीदने के लिए 100 रुपए लगते थे, अब 107 रुपए लगेंगे और आपको मिल रहे हैं 105 रुपए, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि जो बॉन्ड की डिमांड है वो कम होगी, और डिमांड कम होगी यानी कि प्राइस भी कम हो जाएगी। सो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, बॉन्ड होल्डर्स विल लूज। डेफिनेटली हमने देख लिया कि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी दैट यू गेट फ्रॉम द बॉन्ड विल डिक्रीज, सो बॉन्ड होल्डर्स विल लूज। द यील्ड ऑन बॉन्ड विल इंक्रीज। यील्ड ऑन बॉन्ड विल इंक्रीज का मतलब क्या है कि ओवरऑल जो बॉन्ड पैसे कमा के दे रहा है वो इंक्रीज होगा, जो बॉन्ड से जो प्रॉफिट मिलेगा वो इंक्रीज होगा। अब ये कैसे होगा? देखिए, आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है, बट और इसके कारण जो बॉन्ड की डिमांड है वो कम हो गई, यानी बॉन्ड का प्राइस भी कम हो गया। अब आपने 100 रुपए का खरीदा था, आपको लगा कि ये नुकसान हो रहा है, किसी बंदे ने बॉन्ड खरीद लिया 96 का, किसी और बंदे ने खरीद लिया 96 का, बट जो रिटर्न आपको गारंटी हुआ था वो था 105। अब आपको रिटर्न मिल रहा था ₹5। ये बंदा ने 96 पे खरीदा और रिटर्न कितना मिल रहा है? 105। तो इसको रिटर्न कितना मिलेगा? ₹9। यानी कि आपने ₹4 का नुकसान झेला और इस बंदे को ओवरऑल ₹9 का फायदा हुआ।
इसीलिए बॉन्ड का जो यील्ड है दैट हैज इंक्रीज्ड। यील्ड का कॉन्सेप्ट सेकेंडरी मार्केट के रिलेटेड आ जाएगा। सो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई डू कमेंट, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बट ये ट्रिकी लग सकता है बच्चों को। सो आपको सिंपली ये याद रखना है कि बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड, या बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। ये अगर आपको ऊपर वाला समझ आ गया तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इससे कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? ओके, अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बॉन्ड का जो प्राइस है ना, दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट्स। जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड का प्राइस, ठीक है। सो अब देख लीजिए कि इंटरेस्ट रेट से बॉन्ड की प्राइस को फर्क पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं दे आर आल्सो ए टाइप ऑफ बॉन्ड। मैंने आपको बताया कि डेट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स आर आल्सो डेट सिक्योरिटीज। अब अगर रेपो रेट चेंज होगा विच डिसाइड्स कि किस रेट पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं आरबीआई के द्वारा, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। ओके, ये ऊपर नीचे जाता है तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी ऊपर नीचे जाएगा, जिसके कारण बॉन्ड प्राइसेस यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर, यूएस फेडरल बैंक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। देखिए, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एफपीआई का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, यानी कि जो बाहर से फॉरेन इंडिविजुअल्स आके इन्वेस्ट करते हैं इन इंडियन इकोनॉमी। अब जो लोग इंडिया में आके G-SECs में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको जब बेटर रिटर्न्स मिलेगी यूएस में, यानी कि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो वो इंडिया से पैसे निकाल के यूएस में डालेंगे। ओके, सो इंडिया में पैसे की कमी हो जाएगी, ठीक है। और इसके कारण जो बॉन्ड प्राइसेस है उनकी डिमांड कम होगी एंड इट अफेक्ट्स द प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Second is also correct. Now let's see third statement, liquidity in the market. See, repo rate या इंटरेस्ट रेट जो हम कहेंगे उसका प्राइमरी पर्पस या वन ऑफ द पर्पस इज टू इफेक्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट, की इकोनॉमी में पैसा कितना है, डिमांड को चेक करना। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतनी डिमांड होगी और उसके कारण महंगाई बढ़ेगी। सो अगर लिक्विडिटी इन द मार्केट ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट रेपो रेट कम कर देगी, अगर लिक्विडिटी कम होगी तो रेपो रेट बढ़ा देगी, ठीक है। जिसके कारण डेफिनेटली रेपो रेट का हमने देख लिया कि डायरेक्ट रिलेशन है बॉन्ड प्राइस से, यानी कि G-SEC इफेक्ट होंगी। सो ऑल थ्री ऑफ द बग। अगर सिंपली कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी देखा जाए तो जो चीज इकोनॉमी में ओवरऑल इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे कर रहा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इफेक्ट करता ही करता है, और ये तीनों चीजें इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इफेक्ट करती हैं, उसके कारण इंटरेस्ट रेट इफेक्ट होता है, जिसके कारण गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इफेक्ट डेफिनेटली होगा। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। सो लीगल टेंडर मनी का मतलब है कि वो मनी, वो पैसा जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता लेने से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का नोट एक लीगल टेंडर है। सो इस देश में कोई इंसान नहीं है जो ये बोले कि नहीं मैं भैया 500 रुपए का नोट मैं नहीं लूंगा फॉर ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि आरबीआई उसको गारंटी करता है। ऑल राइट, पेमेंट के लिए, डेट के लिए, किसी के लिए भी। बट अगर मैं कहूं कि जो पुराना 1000 रुपए का नोट है वो किसी को दूं कि आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, दैट विल नॉट बी ट्रू। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट अ लीगल टेंडर एनीमोर, डिमोनेटाइजेशन के बाद में वो कैंसिल हो गया है। इसी तरह से नोट्स और कॉइन्स जो आरबीआई गारंटी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी करती है, दे आर लीगल टेंडर, नोट्स विच हैव लीगल बैकिंग। ओके,
सो इसके अकॉर्डिंगली आंसर बी इज ट्रू, द मनी विच क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं कि करेंसीज एंड कॉइन्स आर फिएट मनी. सो फिएट मनी, बेसिकली फिएट मनी वो होती है जिनकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक 500 रुपए का नोट अगर वो आरबीआई के द्वारा ना जारी किया गया हो, सिंपली कागज की तरह लेके जाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है अपने आप में. इट इज गेटिंग वैल्यू बिकॉज इट इज अ लीगल टेंडर. ठीक है, गवर्नमेंट की थ्रू इसको वैल्यू मिली है, लीगैलिटी मिली है. ओके, जबकि पुराने जमाने में फॉर एग्जाम्पल देयर आर गोल्ड कॉइन्स एटसेट्रा, they were used as ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स. सो उस टाइम पे गोल्ड अपने आप में एक वर्दी चीज है. सो उसकी जो वैल्यू है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम लीगल बैकिंग. सो दैट वाज नॉट फिएट मनी. सो सेकेंडली, करेंसीज डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू बट कॉइन्स हैव. सी, कॉइन्स की भी अपने आप में क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है. अगर कॉइन को मैं तोड़ मरोड़ के किसी और तरह से बेचूं, उसके ऊपर सारी मार्किंग हटा दूं, जो 1 लिखा होता है, ईयर लिखा होता है, पीछे हेड्स होता है, वो सब हटा दूं, तो उसकी भी अपने आप में वैल्यू थोड़ा ना रहेगी. सो दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज करेंसीज एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर. ये हमने देख लिया. करेंसीज नोट्स आर गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये भी हमने देख लिया. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, ये भी मोस्टली फैक्ट्स ही है. करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी पैसा इकोनॉमी में है, आपके और मेरे बीच में आदान प्रदान हो रहा है. मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, मैं उसको एक नोट देता हूँ, वो अपना नोट पीछे मंडी में देता है, मंडी वाला जाके होलसेलर को देता है, होलसेलर जाके फार्मर को देता है, फार्मर अगेन गोज एंड पेज फॉर सम अदर थिंग. सो ये जो मनी इन सर्कुलेशन है, दिस इज कॉल्ड एज करेंसी इन सर्कुलेशन. पहला स्टेटमेंट है कि इट इज लायबिलिटी ऑफ आरबीआई. दिस इज पार्शियली करेक्ट. आरबीआई जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेंसी नोट्स. ठीक है, जो करेंसी के नोट्स हैं 10, 20, 50, 500, 200, इनके लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है. और इसमें भी एक्सेप्शन है कि जो 1 रुपए का नोट है, आजकल तो दिखता नहीं है, पुराना नोट है, उसके लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल नहीं है. और जो कॉइन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, और लायबिलिटी का मतलब ये है कि कौन इंश्योर करेगा कि वो उसकी वैल्यू, किसकी अथॉरिटी पे वो वैल्यू मिल रही है आपको. कि आप 100 रुपए का नोट ले रहे हो, तो अगर वो कोई एक्सेप्ट ना करे तो कौन वो 100 रुपए का चुकाएगा आपको. दैट इज आरबीआई फॉर नोट्स एंड कॉइन्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट फॉर ₹1 नोट जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन कि ऑल द करेंसी इन सर्कुलेशन इज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई. देखिए, करेंसी इन सर्कुलेशन जो है ना, ये 2 चीजों से बनती है. पहले तो जो पब्लिक के साथ में है, प्लस बैंक के पास जो है. जो आरबीआई से निकल गई वो करेंसी इन सर्कुलेशन है. अब पब्लिक के पास भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, आपकी 30,000 रुपया आपका महीने का सैलरी है, अब 20,000 रुपया आप खर्चे के लिए अपने पास रखते हैं और 10,000 बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं. सो जो आपके पास से 20,000 और 10,000 जो बैंक के पास जा रही है, ये दोनों मिला के करेंसी इन सर्कुलेशन बनती है. ओके, सो सेकंड इज इनकरेक्ट. थर्ड, नोट्स एंड कॉइन्स आर सर्कुलेटेड इन इकोनॉमी ओनली थ्रू आरबीआई. दिस इज करेक्ट. आरबीआई से ही इकोनॉमी में नोट सर्कुलेट किए जाते हैं. नोट्स जारी आरबीआई ही करता है. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ₹1 का नोट प्लस कॉइन्स जो हैं, इनकी मिंटिंग होती है गवर्नमेंट के द्वारा. मतलब कि बनाए ये गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं, बट इनकी सर्कुलेशन जो है दैट इज डन बाय आरबीआई. So answer would be 3C. Okay. Now let's see next question. Who has authority issue currency notes in India? That is RBI. Government governor का sign होता है, but it is the authority, that is RBI, who has the authority to issue currency signs. All right. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. Consider the following statements regarding currency circulation in India. Government of India has the sole right to mint coins. This is correct. हमने देख लिया ये. The coins are issued
फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट, ये याद रखिए कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर ये सर्कुलेशन होती है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Coins can be used up to the denomination of ₹1000 as per Coinage Act of 1906. So this is also correct. सारे फैक्ट्स हैं, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, याद रख लीजिए इनको. मुझे लगता नहीं वैसे कि ये क्वेश्चन भी आएगा, बट स्टिल दिमाग में थोड़ा बिठा लेना इसको. 70वां क्वेश्चन देखते हैं कि इफ अ न्यू करेंसी इज बीइंग इशूड देन हु हैज अथॉरिटी टू डिसाइड इट्स डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन का मतलब है कि वो उसकी कितने, वो 10 का नोट होगा, 20 का नोट होगा, 200 का होगा, 100 का होगा, 500 का होगा. ये डिनोमिनेशन है. ठीक है. अब सपोज 2000 रुपए का नोट कैंसिल किया और 500 को 1000 के 500 और 100 के चल रहे हैं. सो ये 100 500 200 रुपए का नोट की डिनोमिनेशन है. ये पूछ रहा है कि कौन डिसाइड करेगा कि कितने डिनोमिनेशन का नोट चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए. सो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट. अनदर फैक्ट, कुछ समझाने वाला नहीं है इसमें. सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स कि कौन सा नोट चलेगा कौन सा नहीं चलेगा. 100 रुपए का नोट चलेगा, 500 का चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, आरबीआई इंप्लीमेंट करता है उसको. Okay, let's see the next question. Who is the final authority in approving the design, form and material of bank notes? Again, इसका आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट है. यानी कि आरबीआई का काम सिर्फ नोट्स बनाना और नोट्स को फैलाना है, सर्कुलेशन है उनकी. बट नोट्स कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑन 8th of November 2016 PM declared the existing 500 and 1000 notes will not be legal tender. This was done under which of the following acts? Okay, so इसका आंसर है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. Another fact, ये आरबीआई 1934 के अंडर डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था. अगला क्वेश्चन कि आरबीआई टारगेट्स द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन. सो आरबीआई को जब मॉनेटरी पॉलिसी अपनी डिसाइड करता है कि रेट्स क्या होंगे इंटरेस्ट में इकोनॉमी में. ठीक है. सो उसके लिए पर्पस होता है कि रेट्स के थ्रू हम मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू डिमांड इकोनॉमी में डिसाइड होती है. ठीक है. सो अब मनी सप्लाई यानी कि मनी सप्लाई हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन कि कितनी रियल ग्रोथ होगी और इन्फ्लेशन का लेवल कितना है, महंगाई कितनी है इकोनॉमी में और ग्रोथ कितनी है. फॉर एग्जांपल ग्रोथ कम है और महंगाई भी कम है, सो हम रेट्स जो हैं थोड़े कम कर देंगे ताकि पैसे ज्यादा जाएं इकोनॉमी में, लोग खरीदे ज्यादा, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग बढ़े. और अगर ज्यादा ग्रोथ कम है और महंगाई ज्यादा है तो हम रेट्स को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे ताकि पैसा कम जाए, डिमांड कम हो और लोगों को इफेक्ट ना हो. सो डिपेंडिंग ऑन दीज टू पैरामीटर्स आरबीआई डिसाइड्स की मनी सप्लाई कितनी होगी. ठीक है. सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. सी मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी जो है दैट इज अंडर द, इसका सोल जिम्मेदार आरबीआई है. और ये इसके दो पर्पस होते हैं, एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दूसरा ग्रोथ को टारगेट करना. सो प्राइमरी इसका इन्फ्लेशन होता है, बट ग्रोथ भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव होता है. सो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ऊपर वाला क्वेश्चन आसानी से आंसर कर पाएंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग आरबीआई? As per RBI Act, RBI is bound to undertake the receipt and payments and other banking operations of the central government. ठीक है, हमने देख लिया कि ये बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और उनकी जो बैंकिंग ऑपरेशन है उनको मैनेज करने का काम भी आरबीआई का है. सो दिस इज करेक्ट. एज पर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, आरबीआई इज ऑब्लिज्ड टू एक्ट एज बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट. ये भी सही है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो सी, both 1 and 2 are correct options. RBI is a banker to the central government and state government both. Remember this fact. Okay, and you should know कि RBI की कौन सी functions है. और भी काफी सारे functions हैं RBI के, but आपको ये पढ़ना चाहिए और you should remember these, क्योंकि ये directly question में आ सकता है.
Let's see next question. Consider the following statements regarding agency banks of RBI. So एजेंसी बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स हुए जो आरबीआई का एजेंट एक्ट करते हैं, यानी कि उन जगह पे जहां पे आरबीआई का एक्टिव रोल नहीं है, या फिर आरबीआई को और बैंक्स की जरूरत है, वहां पे ये बैंक्स एक्ट करते हैं एज एजेंट्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई की जो फंक्शन है उनको निभाने में. फॉर एग्जांपल एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो आरबीआई के नाम सर्टन बैंक, सर्टन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक्स, इनमें से कोई भी हो सकता है कि आप मेरे एजेंट की तरह काम कीजिए और सरकार को यहाँ पे पैसे की जरूरत है तो उनका पैसा देखिए, या सरकार की यहाँ पे बुक्स मैनेज करनी है तो आप सरकार की बुक्स मैनेज कीजिए, या दूसरे बैंक्स को पैसा चाहिए तो सिंस आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, सो बीइंग माय एजेंट यू शुड लेंड टू अदर बैंक्स. Okay, so first statement is कि RBI Act of 1934 allows RBI to appoint agency banks. This is correct. Remember this. Scheduled banks, payment banks and finance banks can act as agency banks. हाँ, ये recent है. इससे पहले based on size of the banks ये डिसाइड किया जाता था कि जो बहुत बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हीं को ही अलाउ किया जाए. बट रिसेंटली चेंजेस किया गया है कि छोटे बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, वो भी एजेंसी बैंक्स को एक्ट कर सकते हैं. ओनली दोज प्राइवेट बैंक्स विच आर ऑफ सर्टन टाइप्स. ये तो गलती हो गया क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ने एक्सप्लेन कर दिया कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया. सो 1 and 2 are ट्रू. सो आंसर वुड बी बी. ओके, सो एजेंसी बैंक का पर्पस ये हुआ कि काफी जगह आरबीआई के ऑपरेशन में उसको काफी सारे लोगों की, काफी सारे बैंक्स की हेल्प की जरूरत होगी. ठीक है, सो या फिर आरबीआई के ऑफिसेज नहीं है किसी जगह पे, आरबीआई का स्टाफ नहीं जा सकता, आरबीआई के ऑपरेशंस नहीं है किसी जगह पे, उस जगह पे आरबीआई एक सपोज एसबीआई को बोलेगा, एचडीएफसी को बोलेगा कि आप एज माय एजेंट रिज्यूम द फंक्शनिंग इन दोज पर्टिकुलर एरियाज. आरबीआई का वर्कलोड कम हो जाएगा. इससे आरबीआई की लायबिलिटी तो उतनी ही रहेगी बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी शेयर हो जाएगी. दैट इज वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी बैंक्स इज देयर. और इससे फायदा क्या होगा कि कंज्यूमर को डेफिनेटली बेटर गवर्नेंस मिलेगी, बैंक्स की बेटर रेट्स मिलेंगे, बेटर फाइनेंस मिलेगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फॉलोइंग फंक्शंस आर पार्ट ऑफ द आरबीआई एक्टिंग एज बैंकर टू बैंक्स. मैंने बताया कि आरबीआई is a banker to banks as well. It's a banker of last resort. So इसके statements देखते हैं. Enabling banks to maintain their account with RBI for statutory reserve requirements, यानी कि CRR, SLR के लिए जो पैसा पार्क करते हैं बैंक्स, they can be stored with RBI as well. So this is correct. Enabling settlement of interbank transfer of funds. एक बैंक को दूसरे के साथ फंड्स ट्रांसफर करने हैं और उसमें कोई सेटलमेंट है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है. हाँ, कोई शॉर्ट टर्म है, कोई बैंक नहीं पे कर पा रहा फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, आरबीआई कैन प्रोवाइड लोन्स एज वेल एंड मीन्स एंड एडवांसेस के जैसा ही लोन्स और एडवांसेस भी दे सकता है टू बैंक्स एज वेल. एक्ट्स एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. आपके पास कहीं से पैसा नहीं आ रहा, बैंक डूबने वाला है, तो आरबीआई कैन इंटरवीन एंड प्रोवाइड यू मनी. ओके, बिकॉज आरबीआई का मकसद ये है कि इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए. कोई भी बैंक डूबेगा तो उसके कारण इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आती है, बैंक रन के चांसेस बढ़ते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम होता है और आरबीआई वो नहीं चाहता. दैट इज व्हाई इट एक्ट्स एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और आंसर इज डी. ओके, let's see next question as well कि consider the following statements regarding RBI acting as lender of last resort. पहला स्टेटमेंट है कि इट इज डन टू प्रिवेंट पॉसिबल फेलियर ऑफ द बैंक्स एंड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर. डिस्कस कर लिया हमने कि अल्टीमेटली लोगों को नुकसान ना हो. कितने सारे बैंक्स अभी पिछले साल में 2-3 बैंक्स का फेलियर हुआ है. सो अल्टीमेटली इट इज द कंज्यूमर हु इज हर्ट. जहां पे हमने 50 लाख रुपए रखे, वहां पे आपको 2-3-4-5 लाख रुपए मिलके आपको नुकसान हो जाएगा. तो वी डोंट वांट दैट. इससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम होता है इन द बैंकिंग सिस्टम और अल्टीमेटली हैम्पर्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस. Second, RBI does it only if the troubled financial institution has exhausted all resources it can obtain from the market and from RBI's regular liquidity facilities. That is why it is known as lender of last resort. कि आपने बाकी सब चीजें
अपना के देख ली, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, that only then RBI would give you money. Third is to ensure financial stability in the economy. Obviously हमने डिस्कस कर लिया, so answer would be D, all of the above. अगला भी लास्ट रिजॉर्ट का लेंडर के लिए रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं. पहला कि जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में जो असिस्टेंट है, इट इज प्रोवाइडेड टू इंसॉल्वेंट बैंक्स. इंसॉल्वेंट बैंक्स वो बैंक्स है जिनके एबिलिटी टू पे यू, अगर आपने वहां पे कुछ डिपॉजिट किया है तो वो आपको पैसे नहीं दे पा रहे अब, या फिर उन्होंने कहीं से लोन लिया तो अपने लोन नहीं पे कर, उनकी एबिलिटी खत्म हो चुकी है. ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट. आरबीआई उन बैंक्स को देता है जो अभी भी सॉल्वेंट है, यानी कि हु हैव एबिलिटी टू रीपे देयर लोन्स बट दे आर स्ट्रगलिंग टू पे इट. अगर पैसा आरबीआई डालेगा तो वो बैंक फिर से खड़े हो सकते हैं. जो बैंक बर्बाद होने की कगार पे हैं, बैंक्रप्सी की कगार पे हैं, वहां पे आरबीआई डज नॉट हेल्प देम. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. प्रोवाइड्स फंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड, नहीं. लास्ट रिजॉर्ट में द फंड्स आर फॉर शॉर्ट पीरियड. अनदर इंपॉर्टेंट thing to remember. Next is RBI provides fund against collateral at a penal rate. Yes. Penal rate का मतलब हुआ कि rate which acts as a penalty. ठीक है. So this is more than repo rate. जो बाकी rates, जो rate बाकी लोन्स के लिए या फिर बाकी फंड्स के लिए आरबीआई किसी से कलेक्ट करता है, उससे ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि दिस इज सॉर्ट ऑफ पेनल्टी कि आपने खराब मैनेजमेंट की, आपकी बैंकिंग ऑपरेशंस खराब थे, जिसके कारण आपको एक पेनल्टी पड़ेगी, ताकि आगे से आप इस तरह की चीजें ना करें. ओके, सो अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का जो प्रोसेस है, दिस इज फॉर सॉल्वेंट बैंक्स बट जिनके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है. ठीक है, एंड इट इज फॉर शॉर्ट पीरियड और पीनल रेट यहां पे होता है. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच आर द करेक्टरिस्टिक सिचुएशन ऑफ बैंक रन. बैंक रन वो सिचुएशन है जहां पे मार्केट में लोगों को लग रहा है कि बैंक उनका पैसा नहीं दे पाएगा और पैनिक में आके सब लोग अपना पैसा बैंक से कलेक्ट करने चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों के पास, जिनमें से एक मैं भी हूं, हमने किसी एक बैंक में एचडीएफसी में पैसा डिपॉजिट करवाया है. मैं वहां पे जाता हूं और वो मुझे कहते हैं कि हमारे पास अभी लिक्विडिटी नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप कुछ दिनों बाद आइएगा. आई विल बी इन पैनिक कि हो सकता है बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो रहा हो. ठीक है, बैंक के पास पैसा ही नहीं है, सो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरा पैसा निकल जाए. मैं एटीएम में जाऊंगा, बैंक के पास जाऊंगा, लाइनों में लगूंगा और कोशिश करूंगा अपना पैसा निकाल के आऊं. इसी तरह से अगर सब लोगों को लगे कि बैंक जो है इट इज गोइंग बैंकरप्ट, इट इज गोइंग अंडर, सो दे विल स्टार्ट रनिंग टू द बैंक और वहां से अपना पैसा निकालने स्टार्ट कर देंगे. इसके कारण क्या होगा, एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा और बैंक जो पहले फ्रेजाइल था, जो डूबने वाला था, अब पक्का डूबेगा. दिस सिचुएशन इज नोन एज बैंक रन सिचुएशन. सो इसके अब देखें अगर हम कि कस्टमर्स विड्रॉ देयर डिपॉजिट्स फियरिंग दैट बैंक्स विल रन आउट ऑफ रिजर्व्स, ये करेक्ट है. बैंक्स आर इन रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड थर्ड इज the bank has gone bankrupt, it has not gone bankrupt, this is incorrect. अगर bankrupt हो गया होता तो बैंक रन पहले की सिचुएशन है, bankrupt नहीं हुआ अभी बैंक. अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. which of the following functions are part of RBI acting as banker to central government? So RBI maintains accounts of various central government funds like Contingency Fund of India, Consolidated Fund of India, public account. This is correct. RBI acts as advisor to the government on monetary and banking related matters. This is also correct. Provides ways and means advances to government. Already discuss कर लिया है. This is incorrect. RBI float नहीं करता. जब RBI float करता है loans या manage करता है, then it is known as debt manager. ठीक है, क्योंकि अब ये उसके लोन्स और उसकी जो लायबिलिटीज है उनको मैनेज कर रहा है. बट जब बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट करता है तो वो गवर्नमेंट को पैसे देता है, गवर्नमेंट के पैसे संभालता है जो उनके पास है, नॉट देयर लोन्स एंड देयर लायबिलिटीज. ओके, सो फोर्थ इज इनकरेक्ट एंड द आंसर इज 1, 2 एंड 3. सो यहीं तक हमने किया. आज काफी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं. अगेन एनी डाउट्स, डू टेक्स्ट and comment on the comment section. Thank you.